नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। बिहार दिलचस्प चुनावी मोड़ पर पहुंच गया है और हर सीट की अपनी कहानी है और हर सीटों को हम स्कैन करते भी जा रहे हैं, उनके मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम कुछ विधानसभा सीटों को स्कैन करेंगे और उस सीट के मिजाज को, उस सीट के रिकॉर्ड को जानेंगे और मुकाबला किस तरह होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव की भी घोषणा होगी, तो उसके लिए आप सभी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन, जो आपको सीटों के मिजाज के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं, आज जिस सीट के बारे में पहले बात करेंगे वो है उजियारपुर विधानसभा। उजियारपुर विधानसभा में फिलहाल तो राजद का कब्जा है, यहाँ लालटेन जला हुआ है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज ऐसा ही रहा है? रंजन जी, इस सीट को अगर स्कैन करते हैं आप, तो क्या नजर आता है? राजद हमेशा से यहाँ लालटेन जलाता रहा या फिर उलटफेर होते रहे हैं? देखिए, राजद का ये मजबूत गढ़ है, किला है। देखिए, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसका गठन 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ और 2010 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ और तब से जो 3 चुनाव हुए हैं उस तीनों ही चुनाव में उजियारपुर में लालटेन ही जला है। पिछले 2 बार से यहाँ पर आलोक कुमार मेहता चुनाव जीत रहे हैं। उससे पहले दुर्गा प्रसाद सिंह 2010 में यहाँ से चुनाव जीते थे। अगर आप उजियारपुर को देखिए तो एक और चीज़ दिखती है कि यहाँ पर 2010 और 15 में ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिली, लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो एक बदलाव दिखा। दरअसल यहाँ पर लेफ्ट का एक प्रभाव था। अब जब लेफ्ट और आरजेडी का गठबंधन हो गया तो उसका एडवांटेज जो है वो यहाँ पर आरजेडी को मिल रहा है। और इस चूंकि यहाँ पर आप अगर सीपीएम के वोट देखें तो वो लगभग 12 से 14% के आसपास थे और एमओवाई इक्वेशन यहाँ पर स्ट्रांग है। तो जब एमओवाई इक्वेशन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट ऐड ऑन हो रहे हैं तो उसका एडवांटेज जो है आरजेडी को मिलता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर नित्यानंद राय को बढ़त मिली थी, लेकिन वो बढ़त बहुत मामूली थी, 1401 वोटों की, मतलब 1500 से कम, जो ये बताता है कि तब भी मुकाबला जो है वो कांटे का हुआ था। उनके खिलाफ आलोक कुमार मेहता ही उम्मीदवार थे। अब जबकि आलोक कुमार मेहता विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो वो परिस्थितियां अलग होंगी, क्योंकि तब नित्यानंद राय एक कद्दावर नेता उनके खिलाफ थे और नित्यानंद राय चूंकि यादव जाति से संबंध रखते हैं तो वैसे में यादव वोटरों में एक सेंधमारी करने में वो कामयाब हुए थे और उनको 47% वोट लोकसभा चुनाव के दौरान उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आया है। लेकिन आलोक कुमार मेहता का आप वोट देखिए, उनको जब पिछली बार वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का तो 48.8% वोट आया था और इस बार जब लोकसभा के चुनाव में वो उतरे तब भी उनको 46.5% वोट आया है। मतलब कि जो उनका वोट कम भी हुआ तो 2.3% वोट ही कम हुआ। कहने का मतलब उनकी पैठ बनी हुई है। हालांकि इस बीच जो कुछ एक खबरें आई हैं कि कहीं पर उनका विरोध हुआ, लेकिन इस तरह के विरोध कई चुनावों में होता है और कई बार जो है आपके खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका भी असर दिखता है और कई बार जो आप ही के कार्यकर्ता होते हैं वो थोड़े नाराज होते हैं, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो आरजेडी का ही समर्थक वर्ग है। तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं। तो अभी भी अगर आप उजियारपुर में देखें तो एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं या स्लाइट एज आप आलोक कुमार मेहता को दे सकते हैं, चूंकि वो बड़े लीडर हैं, लालू परिवार के करीब हैं, तेजस्वी यादव के करीब हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी तब जो है वो मंत्री भी बनाए गए थे और राजद के कुशवाहा फेस भी हैं। बीच में जब राजद प्रदेश अध्यक्ष चुन रहा था तो उस समय बड़ी चर्चा थी कि आलोक कुमार मेहता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि रेस में आखिर में वो थोड़े पिछड़ गए और मंगनी लाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें दिखती हैं। अब 2010 में देखिए यहाँ पर दुर्गा प्रसाद सिंह थे, उन्होंने जो है वहां पर जेडीयू के राम लखन महतो को पराजित किया था।
13,031 वोट से। हालांकि तब कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दिया था और सीपीएम के प्रत्याशी को भी 14.5% से ज्यादा वोट आए थे। लेकिन जब आप आरजेडी और कांग्रेस के वोट को तब भी जोड़िएगा तो 32.72 में जब आप 8.5 जोड़ते हैं तो वो 40% 42% के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। 2015 में जब महागठबंधन बना तो एक आइडियल सिचुएशन था महागठबंधन के लिए, क्योंकि अंकगणित समीकरण सब उसके पक्ष में थे और तब आरजेडी ने यहां से आलोक मेहता को टिकट दिया था और आलोक मेहता जो है तब 47,460 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और उन्होंने आरएलएसपी के कुमार अनंत को शिकस्त दी थी। लेकिन तब भी सीपीएम अलग चुनाव लड़ रहा था और उसको 11.5% से ज्यादा वोट आए थे। लेकिन 2020 में जेडीयू की वापसी हुई एनडीए फोल्डर में, तो सीपीएम जो है चूंकि लेफ्ट पार्टी है तो लेफ्ट पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन में आ गई और वहां पर कांग्रेस पहले से थी और तब आलोक कुमार मेहता को 48.8% 90,601 वोट आए थे और उन्होंने बीजेपी के शील कुमार राय को 23,268 वोटों से पराजित किया था। आरएलएसपी के प्रशांत कुमार पंकज को तब 2.5% से थोड़ा कम वोट आया था। तो ये चीजें आपको उजियारपुर में दिखती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि यहां एमओवाई स्ट्रांग है और उसके साथ आरजेडी कुशवाहा कैंडिडेट दे देता है। कुशवाहा वोटर्स की संख्या यहां पर 11 से 12% है और जब आप कुशवाहा और कुर्मी को जोड़ लीजिए तो वो 14 से 15% के आसपास है। तो जो आरजेडी का समीकरण है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एमओवाई के साथ जब कुशवाहा जुड़ जाता है तो वो आपको अगर आप देखिए तो लगभग जो है वो 36 से 38% के आसपास जुड़ जाता है अगर उसमें आप कुर्मी को भी जोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ एनडीए का वोट क्या रहता है, सामान्य जाति के 16 से 17% वोट हैं, वैश्य 10 से 11% है, तो 26 से 28% वोट होता है। और अगर बीजेपी यादव कैंडिडेट देता है तो उसको उम्मीद होती है कि यादव वोटों में सेंधमारी होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव वोटरों में उतनी सेंधमारी नहीं होती, क्योंकि जो यादव होते हैं उनको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ता है। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार किस जाति से चुनती है, क्या यादव कैंडिडेट देगी या ये भी चर्चा है। और एक उपेंद्र कुमार कुशवाहा हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा नहीं, आरएलएम वाले सुप्रीमो, ये बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समस्तीपुर के, वो एक दावेदारी कर रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरते हैं या शील कुमार राय। तो ये एक फैसला जो है वो बीजेपी को लेना है। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच जो रेस लगी है उम्मीदवारी की, आरएलएम के प्रत्याशी प्रशांत कुमार पंकज भी जो है प्रदेश महासचिव हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो भी यहां पर एक दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक आरजेडी से बात है तो आलोक कुमार मेहता ही प्रत्याशी होंगे। तो ये सारी चीजें जो है फिलहाल उजियारपुर में दिख रही हैं। तो ये उजियारपुर की कहानी है, लेकिन वहाँ की जनता का मिजाज क्या है और वहाँ के जो नेता है या जो जनता है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, मौजूदा विधायक से खुश है, पहले जानते हैं उनसे। हमारे नेता की सोच शिक्षा पर है सिर्फ। आज कोई चले हैं कि हम शिक्षित करेंगे, अपने बेटा के लिए वोट दो, ये सब तो हम सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि जैसे शिक्षा आज से शुरू होगा। कौन कह रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप बोल दीजिएगा। और रही बात कि आलोक कुमार मेहता, काहे को करिएगा विचार, यहाँ तो ठीक है आलोक कुमार, बात करिए, डालिए बात खत्म। आलोक मेहता जो प्रवासी लोग है उजियारपुर में, जो उजियार रहने वाले नहीं है, नहीं यहाँ के रहने वाले नहीं है, जो प्रवासी हैं, यहाँ सभी लोग पाठशाला में पढ़ाया गया जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस धरती उजियारपुर के लोग मन बना लिया है जो स्थानीय विधायक चाहिए। तो कुछ लोग हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मानसिक गुलामी वाले और जयचंद की कमी भारत में उस समय में भी नहीं थी। तो ये है, आपने जो वायरल वीडियो देखा वो जनता की आवाज है।
ये लोग अपना पक्ष मरम्मत कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और वो डबल इंजन की सरकार नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में है। वो सरकार पूरी तौर पर फेलियर हो चुके हैं। कैसे फेलियर हो गई ये बताइए। फेलियर ये हो चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हम बिहार में सुशासन लाएंगे। सुशासन के नाम पर बिहार की जनता ने उनको सत्ता सौंपा। आपको लगता है कि बिहार में सुशासन है? प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। उजियारपुर सीट में इस बार कैसा मुकाबला रहेगा, कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में दावेदारी कर रहे हैं, इसे जानने के लिए हम चलेंगे हमारे बिहार संपादक एस के राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो उजियारपुर को स्कैन करके लौट रहे। राजीव जी, उजियारपुर आप गए, वहां जनता के मिजाज को जानने की कोशिश की, प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं उसकी भी पड़ताल की, समीकरण देखा, क्या लगता है उजियारपुर में कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में अभी भी हम उजियारपुर में ही मौजूद हैं और पटना के रास्ते में हैं। देखिए, उजियारपुर का जो माहौल है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि लोकल विधायक के खिलाफ है। दरअसल में आलोक मेहता जो कि आरजेडी कोटे से हैं, वो यहाँ लगातार आप कह सकते हैं कि 4 टर्म से एमएलए हैं, क्योंकि 4 टर्म से लगातार आरजेडी की ही ये सीट रही है। और आलोक मेहता जो हैं वो आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और लालू प्रसाद यादव के भी काफी करीबी थे। उनके आलोक मेहता के जो पिताजी थे वो भी मंत्री थे लालू जी की सरकार में, और आलोक मेहता भी मंत्री रहे हैं। अभी जब 17 महीने की सरकार बिहार में बनी थी तो उसमें भी शिक्षा मंत्री थे और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे। तो आलोक मेहता के प्रति नाराजगी जो है वह लोगों में साफ देखने को मिली। इवन की जो मैं वहां पर पब्लिक शो कर रहा था जनता के प्रत्याशी, उसमें भी जो बड़ी संख्या में जो लोकल वहां पर लोग उपस्थित हुए थे वो लोग कह रहे थे कि आलोक मेहता यहाँ के स्थानीय नहीं है, वो बेसिकली वैशाली के रहने वाले हैं और यहाँ आकर वो चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा जो है वो यहाँ पर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से तो आलोक मेहता चुनाव प्रचार में लग गए हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है कि एनडीए से आखिर कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी के जो कमलनाथ राय हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आए हुए भी थे बतौर विशिष्ट अतिथि। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोमा, उसके भी उम्मीदवार हैं आनंद भारती, उनके विषय में कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी तय है। तो एनडीए ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। यही वजह है कि अभी नाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। जनसुराज पार्टी से निश्चित तौर पर जो बमशंकर थे वो वहां मौजूद थे, बमशंकर मिश्रा, और वो जनसुराज से अपनी उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकती हैं कि आलोक मेहता को लोगों के रोष का भी सामना करना पड़ रहा है। परसों आलोक मेहता जब एक गांव में गए हुए थे तो वहां पर लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा और गो बैक के नारे जो हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए। और स्थानीय लोगों का कहना है कि आलोक मेहता लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, पटना जाने पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, वो फोन पिक नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आलोक मेहता के प्रति जो है यहाँ के विधानसभा में के लोगों की नाराजगी जो है वह साफ देखने को मिली। लेकिन एनडीए की तरफ से भी पिक्चर क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर एनडीए का उम्मीदवार आलोक मेहता के सामने जो पूरा मैदान है वो खाली है। अभी वो घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया आसिया जी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि स्थानीय विधायक के खिलाफ है। जी आसिया जी। चलिए, तो अब उजियारपुर की जनता को ये तय करना है कि वो किसे अपना नेता इस बार चुनती है। फिलहाल दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, अब कौन बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए।